नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे पहले हम भारत के लोग में। इस शो में हम बात करते हैं आम लोगों की, आपकी तमाम उन खबरों की जो आपके सरोकार की होती हैं। सारा संदेश यही होता है कि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं। लेकिन जब समाज में जिस तरीके से समरसता तार तार होती जाती है और धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश की जाती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हुक्मरानों और नीति निर्धारकों को याद दिलाएं कि हम भारत के लोग संविधान के मुताबिक शांति और प्रेम से रहना चाहते हैं। आज की तीनों खबरें इसी मामले से ही जुड़ी हुई हैं, जो आज हम आपके लिए इस शो में लेकर आए हैं। आज की तीन खबरें रहेंगी। नूह की हिंसा किस तरीके से लगातार फैलती जा रही है और हरियाणा में अब नूह नहीं बल्कि 4 और अलग अलग जिले इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, उस पर विस्तार से बात होगी। दूसरी खबर होगी सीधे पालघर की, यानी मुंबई के पास जिस तरीके से ट्रेन में गोलीबारी हुई, उसमें चेतन सिंह जो कि कथित हत्यारा है, उसका नार्को एक तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि उसने क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कोई और वजह थी या वाकई में वो ब्रेन वॉश था। और तीसरी और बड़ी खबर जिस पर नजर रहेगी वो है मणिपुर से जुड़ी हुई, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेहद सख्त नजर आए और बहुत ही सुप्रीम तरीके से फटकार लगाई पूरी की पूरी मणिपुर की शासन व्यवस्था को। इस पर भी बात करेंगे। हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा, जी हाँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है हरियाणा, और वहां पर कल शाम से लेकर अब तक करीब 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हिंसा का तांडव चल रहा है। कुछ इलाकों में कंट्रोल जरूर करने में पुलिस कामयाब रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस की नाक के नीचे पुलिस की नाकामी की वजह से यह हिंसा 1 से 4 जिलों तक जगह धीरे धीरे तरीके से फैलती जा रही है। हरियाणा के नूह में कल जो हिंसा का दौर शुरू हुआ था, उसमें अब तक जो ताजा अपडेट है हमारे पास, 5 लोगों की जान जा चुकी है। मैं ये सिर्फ बात नूह और मेवात की कर रहा हूं। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं और करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया है। और ये सब कुछ राजधानी की नाक के नीचे हो रहा है। आपको बताएं, जो लोग दिल्ली से दूर रहते हैं, कि नूह दिल्ली से मैं 60-70 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे की ड्राइव में आप पहुंच जाते हैं, वहां पर यह आलम है। और गुरुग्राम, जहां पर यह हिंसा फैल चुकी है, आज शाम की तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, वो तो एनसीआर का ही हिस्सा है, नेशनल कैपिटल रीजन का, और वहां गुरुग्राम में हिंसा कंट्रोल में नहीं आ पा रही है पुलिस की चूक की वजह से। पुलिस ने खुद माना है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त अब से महज 14 दिन दूर रह गया है। राजधानी में इन दिनों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होती है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा कहा जाता है। अगले महीने सितंबर में G20 का सम्मेलन होना है। 20 बड़े मुल्कों के बड़े बड़े लोग हमारे देश में हिस्सा लेने आ रहे हैं, और उस राजधानी से सटे हुए जिस तरीके से गुरुग्राम में और नूह में हिंसा का नंगा नाच नचा, वो वाकई में शर्मनाक करने वाला है। मणिपुर हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पर जातीय हिंसा होती है, और दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा गुरुग्राम का इलाका, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हालात कैसे बिगड़ गए हैं? आइए एक नजर डालते हैं कल से आज तक हरियाणा में क्या क्या अब तक हुआ है। नूह में हिंसा का दौर अब तक चल रहा है। सोमवार को शोभा यात्रा हुई, उस दौरान वहां पर हिंदू समाज ने शोभा यात्रा निकाली तो दूसरे समाज ने उस यात्रा का विरोध किया। 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है 2 गुटों में झड़प के बाद। 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। पथराव, आगजनी की घटनाएं नूह और उसके आसपास फरीदाबाद, गुरुग्राम से भी आई हैं। इन जिलों के नूह के आसपास के जिले नूह, गुरुग्राम, पलवल, यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है। यहाँ पर शिक्षण संस्थान भी
बंद किए गए, स्कूल बंद किए हैं, कल भी बंद, आज भी बंद थे और कल भी उम्मीद की जा रही है कि शायद बंद ही रहेंगे। सोहना, पलवल में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है। कल भी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को नूह में एयरलिफ्ट कराकर डिप्लॉय कराना पड़ा था मुख्यमंत्री को, तब जाके नूह आज थोड़ा सा शांत हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे जिस तरीके का नंगा नाच हुआ है नूह में और गुरुग्राम में, उस पर कहा कि एक सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। घटना इस प्रकार हुई कि वहां समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हमने आपको ताज़ा अपडेट दिखाया, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन जब तक ग्राउंड की हकीकत नहीं जानेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा क्या कुछ हुआ हरियाणा के नूह में। मेरे सहयोगी सौरभ वहां मौजूद रहे, दिन भर रिपोर्टिंग की। आइए उनकी इस रिपोर्ट को देखते हैं सौरभ शुक्ला की, और समझ में आएगा नूह में क्या हालात है। हम इस वक्त उस चौक पर खड़े हैं जहां पर कल पत्थरबाजी, आगजनी, गोलियां, वो सब कुछ हुआ जो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। ये नूह का वही चौक है जहां से कल हिंसा शुरू हुई। अब इस वक्त यहाँ सन्नाटा है, पूरे नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में प्रशासन के मुताबिक 5 लोगों की मरने की पुष्टि है, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। 44 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें आगजनी, लूटपाट, हत्या, आर्सन, इन धाराओं में ये एफआईआर्स हैं और इसमें जो मुल्जिम हैं, जो बुग्ध हैं, ज्ञात और अज्ञात में, वो 500 से भी ज़्यादा हैं और भी लोगों को चिन्हित करके पहचान करवा करके उन्हें बुक किया जा रहा है। हर साल शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन हिंसा क्यों नहीं होती? अगर आपको बताएं तो 2 दिन पहले इस यात्रा के एक वीडियो वायरल हुआ मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर लगातार फरार है और बीच बीच में आकर के भड़काऊ बातें वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है। इस बार भी उसने कहा कि उस यात्रा में शामिल होगा और मेवात पर हम चढ़ाई करने आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। बस अफवाह फैलाकर मोनू मानेसर फरार है। न वो यहाँ आया, कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसके एक बयान ने माहौल ख़राब कर दिया। कई जाने गईं, न जाने कितनों की दुकानें जलीं, कितनों की गाड़ियाँ। सहयोगी सुशील राठी के साथ नूह से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से वीडियोस नूह के चल रहे हैं और ये वीडियोस परेशान करने वाले हैं, डिस्टर्ब करने वाले हैं। हम जानबूझकर, सोच समझकर, क्योंकि हम जिम्मेदार न्यूज़ चैनल हैं, हम इस तरह के वीडियोस को अपने यहाँ नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हमने नहीं दिखाने का फैसला भी किया है। दिल्ली से हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है, बात किसी छुपी नहीं है। इस राज्य की आबादी करीब करीब 30 करोड़ के आसपास की है। 22 जिले हैं। एकमात्र जिला है नूह का, जिसको जो पहले मेवात था वो मुस्लिम बहुल कहा जाता है। 21 जिलों में हिंदू आबादी बहुलता में है। 87% आबादी जो है कुल राज्य की वो हिंदू है और 7% ही मुसलमान हैं, मुस्लिम रहते हैं। बाकी 4-5% के आसपास सिख वहां रहते हैं। हरियाणा के सांप्रदायिक हिंसा के मामलों पर अगर हम नजर डालेंगे, जो कि आंकड़े में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इतना छोटा राज्य जो कि एक तरीके से प्रॉस्पर राज्य माना जाता है, वहां पर भी यह सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है। 2017 में 25 मामले हुए, 7 लोग उसमें दोषी पाए गए। उसके बाद 2017 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं अगले आंकड़े में 2018 के, जहां पर 45 सांप्रदायिक हिंसा के मामले देखे गए और एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया। 2019 अगले साल की बात करें, जो कि चुनाव का साल भी था, हरियाणा का भी असेंबली चुनाव हुआ, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, उस वक्त भी 50 मामले हुए थे जिसमें दोषी लोग 3 पाए गए थे। और 2020 के जो ताज़ा आंकड़े अब तक उपलब्ध हैं, उसमें 51 मामले होते हैं और दोषी तो कोई भी पाया नहीं जाता है। यानी हरियाणा में हर साल सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में धीरे धीरे करके इजाफा हो रहा है, लेकिन सजा जितनी मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल रही है। इन आंकड़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता है।
और आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर, और वो है मुंबई ट्रेन में जो खूनी तांडव मचा, जिसकी हमने आपको कल डिटेल खबर दिखाई थी, वो अब आपको बताते हैं उसका फॉलोअप क्या है। मुंबई ट्रेन में जो खूनी तांडव मचा, आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने मचाया था, इसके अलग अलग अब हवाले मिल रहे हैं कि आखिरकार उसने हत्याकांड क्यों किया, घटना से पहले क्या हुआ, घटना के बाद क्या हुआ। इसके बाद एक यात्री के रिकॉर्डेड वीडियो में सियासी भाषण ने किसी तरीके से मामले को उलझा दिया। पूरी पड़ताल करती हुई मेरी सहयोगी पूजा की ये रिपोर्ट देखेंगे, पूजा भारद्वाज की मुंबई से, तो आपको समझ में आएगा क्या खेल चल रहा था। क्या ये आरोपी सिर्फ गुस्सैल था या उसकी इस हरकत के पीछे किसी तरह की नफरत थी, या वो ब्रेन वॉश था, उसको उकसाया गया था। देखते हैं पूजा भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। सुरक्षा में तैनात सिपाही ही हत्यारा बन जाए तो भरोसा किस पर हो। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने 12 राउंड फायर किए। घटना के बाद आरोपी का एक कथित वीडियो वायरल है, जिसमें वो एक यात्री के शव के पास खड़े होकर कोच में मौजूद लोगों के सामने सियासी भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। एक यात्री के मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में आरोपी कांस्टेबल के मुंह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मीडिया कवरेज और राजनीति को लेकर कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं। ऑडियो साफ नहीं, इस वीडियो की प्रामाणिकता जांची जाएगी। वेस्टर्न रेलवे ने कमेटी बनाई है जो सारे तथ्यों की जांच करेगी। जो वीडियो की बात है, वीडियो की ऑथेंटिसिटी और लोकेशन हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। आजकल ये मॉर्फ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हमारे पास तथ्य प्रस्तुत हो रहे हैं, हम हर एक तथ्य को बिल्कुल क्लोजली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और पुलिस की टीम जो गठित की है, पुलिस भी अपनी इंक्वायरी में डिटेल इंक्वायरी कर रही है। तो दोनों टीम और दोनों कमेटी की जो रिपोर्ट रहेगी उसके बाद इस पर कमेंट करेंगे। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात में यात्रियों की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ सिपाही चेतन ने अपने साथी एएसआई टीकाराम के अलावा 3 यात्रियों अब्दुल कादिर भाई भानपुरवाला, अख्तर अब्बास अली और सदर मोहम्मद हुसैन को गोली मार दी। चेतन के खिलाफ एफआईआर में दर्ज साथी जवान आरपीएफ कांस्टेबल घनश्याम आचार्य का बयान मायने रखता है। उन्होंने अपनी जुबानी खूनी खेल की पूरी कहानी बयां की है। रात 2:53 पर हमने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई की यात्रा शुरू की। एएसआई टीकाराम मीना और चेतन सिंह की ड्यूटी एसी डब्बे में थी, जबकि मैं और हेड कांस्टेबल स्लीपर कोच में थे। जब मैं टीकाराम को रिपोर्ट सौंपने उनके डब्बे में गया तो उन्होंने बताया कि चेतन की तबीयत खराब हो गई है। चेतन कह रहा था कि उसे वलसाड स्टेशन उतार दिया जाए, जबकि एएसआई टीकाराम मीना ने उनको समझाया कि 2-3 घंटे की ड्यूटी बाकी है, ट्रेन में मुंबई तक आराम करे। लेकिन चेतन सिंह सुनने के मूड में नहीं थे। टीकाराम ने कहा, मैं चेतन की राइफल ले लूं और चेतन आराम करे। इसके बाद चेतन एक खाली सीट पर सो गया, लेकिन वो 10-15 मिनट में ही जाग गया। इसके बाद उसने राइफल मांगी तो मैंने देने से मना कर दिया। काफी बार मांगने के बाद चेतन ने मेरा गला दबा दिया। इसके बाद वो मेरी राइफल ले गया। हालांकि बाद में मैंने उसे बताया कि ये मेरी राइफल है, तो उसने राइफल बदल ली। राइफल कब्जे में लेने के बाद भी चेतन सिंह गुस्से में था। वहीं एएसआई टीकाराम मीणा उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी चेतन को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हम दोनों की एक भी बात नहीं सुन रहा था। मैं पेंट्री कार में चला गया। लगभग 5:25 पर कांस्टेबल कुलदीप राठौर का फोन आया। उन्होंने बताया कि टीम के प्रभारी एएसआई टीकाराम मीणा पर गोली चलाई गई है। मैं B5 कोच की ओर दौड़ पड़ा। तभी सामने से 2-3 यात्री दौड़ते हुए आए। वे डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बताया मुझे कि मेरे साथ मौजूद एएसआई टीकाराम मीणा को मेरे साथी चेतन सिंह ने गोली मार दी थी। मैंने हवलदार नरेंद्र परमार को फोन पर घटना की सूचना दी। मैंने देखा कि चेतन सिंह ने अपनी राइफल ट्रेन की ओर तान रखी थी और वो बीच बीच में फायरिंग भी कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में छिप गया। इसके बाद चेतन ट्रेन से नीचे उतर गया। उसके हाथ में राइफल थी। करीब 15 मिनट बाद जब ट्रेन दोबारा चली तो मैंने देखा कि यात्रियों के शव खून से लथपथ पड़े हैं। लगभग 6:20 पर ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर रुकी और मैं उतर गया। वहां ट्रेन से टीकाराम मीणा और अन्य को उतारा गया, लेकिन तब तक साफ हो गया था कि उनकी जान जा चुकी है। कांस्टेबल चेतन सिंह की मानसिक स्थिति और हथियार रखने की इजाजत का प्रश्न कायम है। हत्याओं के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं।
मैं इस वक्त किसी भी चीज़ की पुष्टि करने के, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के स्टेज पे नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि इस स्टेज में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ट्रैवल करने वाले, उनके पास छानबीन करनी होगी, वीडियो किसका है, उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और मेरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन, घटना क्या हुई और वो जो घटना हुई है वो उसके पीछे क्या रीजन है और घटना किस क्रम में हुई, इसका जो भी ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिवली सामने आएगा। आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें बिल्कुल जो वेपन हैंडलिंग की बात है, उसके अलावा जो फिजिकल मेंटल स्टेट की बात है, इसके अलावा भी और भी जो इशूज इस इंसिडेंट से कंसर्न है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन और विभिन्न स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा। आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह को 7 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन इस बीच कई सवाल कायम हैं। आरोपी चेतन सिंह बीते 12 सालों से अधिक समय से सेवा में कायम है। वो गुस्सैल है, मानसिक रूप से अस्थिर है, तो आखिर लोडेड वेपन के साथ चलती ट्रेन में ऑन ड्यूटी क्यों था? उसके कथित वायरल वीडियो में दिए गए सियासी भाषण के पीछे के मकसद को किस तरह से जांचा परखा जाएगा, इसके मायने क्या हो सकते हैं? और अगर कोई सुरक्षाकर्मी इस तरह की हिंसात्मक सोच रखता है तो आगे इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे? जांच कमेटी ऐसे कई सवालों का सामना कर रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। चेतन सिंह के बारे में एक और तथ्य पता चला है कि वो करीब 1 हफ्ते पहले ही छुट्टी मनाकर अपने घर से वापस ड्यूटी पर लौटा था। तो छुट्टी वाली बात भी पूरी तरीके से खारिज हो जाती कि छुट्टी नहीं मिल रही थी। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वीडियो ऑफ द डे में चीन में बाढ़ का कहर। करीब 90 दिन या कहें कि 3 महीने के बाद मणिपुर की उस आवाम को जो कि हिंसा से प्रभावित रही, उसको राहत की उम्मीद दिखती शुरू हुई होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 मई को दंगे शुरू हुए थे। आज 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके रुख को देखते हुए ये लगा कि वाकई में अब मणिपुर की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीजीपी को तलब कर लिया गया है और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ उस पूरी प्रोसीडिंग्स के कुछ खास अंश आपको सुनवाते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि डीवाई चंद्रचूड़ कितने नाराज थे। एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, 1-2 केस छोड़कर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लगता है मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह ब्रेकडाउन हो चुकी है। अब वहां हालात सुधर रहे हैं। सीबीआई को जांच करने दें, अदालत इसकी मॉनिटरिंग करे। आपकी मशीनरी काफी आलसी और सुस्त है। केंद्र की ओर से कोई सुस्ती नहीं है। स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। क्या 6000 केसों की जांच करेगी? 11 केसों की। कोर्ट को अगली तारीख पर यह जानकारी दें। घटना की तारीख, 0 एफआईआर दर्ज करने की तारीख, नियमित एफआईआर दर्ज करने की तारीख, गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख, किस दिन धारा 164 के तहत कोर्ट के सामने बयान दर्ज हुए और गिरफ्तारी की तारीख। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं हम भारत के लोग में वीडियो ऑफ द डे। अब चीन में बाढ़ का कहर इस वक्त देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरें आप देख रहे थे, कहीं मनाली से आ रही थी तो कभी उत्तराखंड से आ रही थी। अब बाढ़ का ये कहर चीन के कई इलाकों में देखा जा रहा है। इन तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं, कैसे इस बड़े से गाद के साथ, मलबे के साथ बड़ी बड़ी कारियां बड़ी बहती चली जा रही है।